तीन जिलों के सीमाओं से घिरा हुआ नई सराय क्षेत्र वैसे तो अशोकनगर जिले में है, लेकिन ये इसलिए आज चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी की आज सभा हुई। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में यहाँ वोट तो मांगे ही, साथ ही उन्होंने अपने चिरपरिचित भाषण अंबानी और अडानी के अलावा और क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने खासकर मध्य प्रदेश में सभा करते हुए छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो उन्हें वहाँ के गुणगान करने ही थे, तो उन्होंने तमाम सारी बातें छत्तीसगढ़ की यहाँ पर बताई और साथ में ये भी कहा कि किस तरह से इस समय जो जनगणना कराई जा रही है, जो जाति गणना कराई जा रही है, उसका किस तरह से लाभ मिलने वाला है और क्या ये इसके पीछे कारण रहे, ताकि इसका उन्होंने आगाज़ किया, समर्थन किया। और महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने इस जो पूरा चंबल क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे पहले से भी कांग्रेस की काफ़ी निगाह रही है, क्योंकि एक तरह से राजा महाराजा का क्षेत्र कहलाता था। राजा महाराजा अब भले ही अलग हो गए हैं, अलग अलग पार्टियों में हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो अदावत है वो ज्यों की त्यों बरकरार है। क्षेत्र में अभी भी उसी तरह से बंटवारे को लेकर जो एक हदबंदी आपस में यहाँ पर चलती चली आ रही है वो अब भी देखने को मिल रही है और अपने क्षेत्र विस्तार की कवायदें भी दोनों तरफ से देखने को मिल रही हैं। गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस चुनावी समर में हम अपना संदेश दें। आदरणीय राहुल गांधी जी, जोर से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, वीरेंद्र रघुवंशी जी, हमारे कैंडिडेट्स गोपाल सिंह जी, हरिबाबू राय जी, यादवेंद्र सिंह जी, बैजनाथ यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और बहुत सारे जो यहां मुझे युवा दिख रहे हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ महीने पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर हम पैदल चले। कन्याकुमारी से बारिश में, गर्मी में, कश्मीर की बर्फ में हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले। रास्ते में मध्य प्रदेश से भी निकला। लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किसानों से मिला, युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। एक दूसरी दृष्टि से, एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में थे। मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था। पहला सवाल यह था कि ये करोड़ों लोगों का देश, लाखों करोड़ों युवा हैं,
इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? जहां भी मैं गया, किसी भी युवा से मैं पूछता, भाई क्या कर रहे हो? काम नहीं है, बेरोजगार हूं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा या नहीं? 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। सुना होगा आपने। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लाखों युवाओं से मिला, और जब मैं उनसे पूछता था, भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जात क्या है, वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं। तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल के कितने, और इन लोगों को, इन वर्गों को हिंदुस्तान को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है? सरल सा सवाल है। अगर इस देश में 50% ओबीसी है, तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही है गलत? अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे? कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है। 2-3 ऐतिहासिक निर्णय लिए। पहला निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, और जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने कर दिया। दूसरा निर्णय, छत्तीसगढ़ के किसानों को, वहां धान ज्यादा उगता है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए मिलेगा, और वो बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो पहले 2,500 था, आज छत्तीसगढ़ में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलता है। अब बात समझिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। उसके बाद हमने कहा कि जो मजदूर खेत में काम करता है, उसको हम 7,000 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालेंगे।
और आज वो 10,000 रुपए का हो गया है। ये जो 600 रुपए है, आप क्या सोचते हो 600 रुपए कहां जा रहा है? हम आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, हम आपको 500 रुपए का दे रहे हैं, वो आपको 1100 का देते हैं, तो 600 कहां जाएंगे आपको मालूम है? 600 रुपए उनके कहां जाते हैं आपको मालूम है? उनके उद्योगपति दोस्त के जेब में जाते हैं। तो यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की मदद नहीं करती। मनरेगा हम लाए, भोजन का अधिकार हम लाए, जमीन अधिग्रहण बिल हम लाए, पैसा कानून हम लाए। मुझे आप बता दो गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया पिछले 10 साल? एक योजना दे दो मुझे, एक योजना जो नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए की। जीएसटी गरीबों की है क्या? नोटबंदी गरीबों की है क्या? किसान बिल गरीबों के है क्या? 14 लाख करोड़ रुपए गरीबों के लिए माफ किए क्या? अच्छा, एक नई चीज निकाली है, यहां पे हमारे आदिवासी भाई हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। आप जानते हो हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन का पहला और असली मालिक। आदिवासी का यह मतलब है। वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी का मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं। शब्द के अंदर बहुत छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि जमीन आपकी, पहले आप थे, बाद में दूसरे लोग आए, मतलब जमीन का हक आपको मिलना चाहिए, मतलब पैसा कानून होना चाहिए, मतलब जमीन का अधिकार होना चाहिए। जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। वो कहते नहीं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो। भाइयों और बहनों, आपने बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? तो आप ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, सबसे अच्छी पोजीशन उनके बच्चों को मिले, और जो देश का ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो सड़कों पे बेरोजगार रहे, मजदूर बने। हिंदी की जगह है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी सीखिए, मना नहीं कर रहा हूं। जितनी हिंदी सीखोगे अच्छा है। मगर अगर आपके बच्चे किसी विदेशी कंपनी से व्यापार करना चाहें, कॉल सेंटर में काम करना चाहें, स्टार्टअप का बिजनेस शुरू करना चाहें, तो अंग्रेजी की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूल का हमने जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में। हाई क्वालिटी स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छे। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है छत्तीसगढ़ में, सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छी अंग्रेजी सिखाई जाती है प्राइवेट स्कूल से। चार 4,000 किलोमीटर चला हूं, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है। मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा होगा होगा। और ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, वो होगी होगी होगी। धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद और आभार प्रदर्शन के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिशुपाल रघुवंशी जी, कृष्णपाल सिंह जी यादव जिला अध्यक्ष जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी के साथ मिलकर मैं आमंत्रित कर रहा हूं
उनकी बात को रखने के लिए यादवेंद्र सिंह जी मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। धन्यवाद और आभार प्रदर्शन के लिए यादवेंद्र सिंह जी यादव। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक परम सम्मानीय श्री राहुल गांधी जी एवं अशोकनगर जिले के गांव-गांव से पधारे हुए मेरे जनता जनार्दन, मेरी माताएं बहनें, आप लोग इस चिलचिलाती हुई धूप में माननीय राहुल गांधी जी को सुनने आए, अपना कीमती समय के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सब को जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले, सबसे सटीक।